तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस चैप्टर से कम 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे द्विघात समीकरण, इसके बाद हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के मूल यानी रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुणनखंड विधि की। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण को मूल्यों की प्रकृति। इसके बाद बात करेंगे सीधाचार के नियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा वक्त न लेते हुए। जनता कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि अप्रैल बीत गया, मई बीत गया और जून बीत गया, अब हम लोग इंटर कर चुके हैं जुलाई में और हमारे पास अगर बोर्ड के एग्जाम की बात करूं तो 7 से 8 महीने ही बचे। यानी इन्हीं 7-8 महीनों में हमको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, जिससे कि हम फाइनल बोर्ड के एग्जाम में अच्छा कर सकें। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, मिलकर करेंगे, इस चीज का मैंने आपसे वादा किया था। इसके अलावा जो बच्चे अभी तक सीरियस नहीं थे, जिन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने चीजों को पढ़ा नहीं है, तो बी सीरियस यार, यहां से अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर। बात सुन में ठीक है। अब बात करें इस चैप्टर की यहाँ पे, तो हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं एक बार देख लेते हैं। तो हमने कहा सर हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं पढ़ी, बहुपद पढ़ लिया है और इसके बाद लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा। ठीक है, ये 3 चैप्टर हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं प्लीज आराम से जाइए चैनल में, ये सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, हम कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं। आराम से उन चैप्टर्स को देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करते हुए चलिए साथ। ठीक है, चलो अब आप बात कर लेते हैं आज के चैप्टर की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक बात समझिएगा कि हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हम लोग जानेंगे सारे थ्योरम्स, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन्हें आज हम समझेंगे। और इसके दूसरे पार्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कर रहे होंगे। क्लियर? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से कम 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर एक एमसीक्यू क्वेश्चन पक्का रहता है और इसके अलावा एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पक्का है। और अगर एग्जामिनर का मन हुआ तो एक लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में या ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम, जहां पर हम क्या नाम है नाव वाली बात कर लेते हैं ना भैया, बोट वाले क्वेश्चंस हो गए, चाल दूरी समय वाले क्वेश्चंस हो गए या एज वाले क्वेश्चंस हो गए, वो सारे क्वेश्चन दे सकता है। तो यानी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर। अब एक बात समझिएगा, जब भी बात मैं करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट, तो किसी भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिए, बिल्कुल बारीकी से धैर्य के साथ उस चीज को समझते चलिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना है और अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो भैया चाहे जितना टफ क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही इजी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कि सारा गेम उसके बाद अप्रोच का बचता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, समझा और क्या करना है, ये चीज क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं सबको भाई बता दीजिए, जो भी हाई स्कूल में है, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों बच्चों के लिए बढ़िया से यहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को सेटल कर दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब तो ये हो गई अभी तक की कहानी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या और उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हमने कहा ठीक है सर। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं और समझने हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे द्विघात समीकरण कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्या उसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के मूल यानी रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि भैया मूल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल किस तरीके से निकाले जाते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुणनखंड विधि की यानी फैक्टराइजेशन मेथड की, कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, यानी उनके मूल को निकालते हैं, बस समझ में हल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द्विघात समीकरण को मूल्यों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर हम लोग जान रहे होंगे कि भैया एक्स की वैल्यू निकाले बिना, मूलों को निकाले बिना उनकी प्रॉपर्टी, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है ना, मूलों का योग, गुणनखंड, उनकी क्या नेचर्स हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, है ना, डी की वैल्यू निकालना, क्या चीजें होती है, सारी चीजें यहाँ पर हम समझेंगे।
नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे सीधाचार के नियम के बारे में कि भैया जब कुछ नहीं काम आएगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तब हम बात करेंगे सीधाचार के नियम की कि भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से भी जानते हो, सीधाचार के फॉर्मूले से भी जानते हो, तो इसको समझेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बात समझ में? तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं और समझने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा वक्त न लेते हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने कहा सर द्विघात समीकरण होता क्या है, पहले ये तो बताओ। तो भैया बहुत ही आसान सी कहानी है कि हमने पढ़ा था बहुपद, बहुपद पढ़ा था ना। अब बहुपद में हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, चलो देखते हैं। तो हमने कहा सर द्विघात बहुपद यानी px इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं तो ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है। या किसी को याद हो तो ix 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 टाइप में। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। यानी क्या था, तुमने कहा सर ऐसा बहुपद जिसमें जो हमारा चर है उसकी जो सबसे बड़ी पावर 2 हो तो द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। क्लियर है? हमने कहा सर जब भी किसी बहुपद के इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, मैंने कहा सर ये ना करके हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू लेट 7 कर लिया या इक्वल टू 0 कर लिया, तो जो ये बहुपद है वो कन्वर्ट हो जाएगा समीकरण में। यही डिफरेंस भी है कि किसी बहुपद और समय, भैया दो चीजें पढ़ते हैं, एक हम बहुपद पढ़ रहे हैं और एक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो बहुपद समीकरण में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि किसी भी बहुपद के इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जब आप कर देते हो तो वो बहुपद कन्वर्ट हो जाता है हमारे समीकरण में, और समीकरण में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। बात सुन में? ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भैया एक द्विघात बहुपद जब शून्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर या किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर होता है, तो एक द्विघात समीकरण बन जाता है। दूसरे शब्दों में एक द्विघात समीकरण एक द्वितीय डिग्री बीजीय समीकरण है। क्या है? एक द्वितीय डिग्री बीजीय समीकरण है। यानी ऐसा एक समीकरण जिसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी घात है, वो 2 होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। नाम से भी जान समझ में आता है, द्विघात यानी जिसकी 2 घात हो, ऐसा समीकरण। बात समझ में आती है? हमने कहा ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की कि भैया द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। भैया याद रखना, क्योंकि इसका यूज ना जब नेचर ऑफ द रूट्स निकालेंगे तब भी रहेगा, और जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी सीधाचार वाला फॉर्मूला जब यूज करोगे तब भी स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज होगा। और जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो उसके सबसे पहले क्या करोगे, उसके व्यापक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करोगे। बात समझ में? अगर व्यापक फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करोगे तो भैया फैक्टराइजेशन भी नहीं लगा पाओगे, वहां पे भी प्रॉब्लम आपको आएगी। तो चलो आ जाओ। तो हमने कहा सर जनरल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो क्या है इसके जनरल फॉर्म, तो इसका जनरल फॉर्म है a x स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। देखो क्या है, हमने कहा सर यहाँ पे वेरिएबल हमारा, चर हमारा क्या है, x है, और चर की जो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो हमारा क्या है, द्विघात समीकरण इक्वल टू 0 है ही। क्लियर? इसके अलावा क्या हो सकता है, तो हमने कहा सर एक कंडीशन हमेशा फॉलो करेगा, तो इस समीकरण में इक्वल टू a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो भैया ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसके अलावा ये दोनों टर्म भी 0 हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कहा सर अगर हमारा कहीं लिखा हो क्या, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण है। किसी ने कहा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है ना। तो हमें और किसी टर्म से 0 होने कोई समस्या नहीं है, लेकिन x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यानी ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण रह करके एक लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? व्यापक रूप को याद कर लीजिएगा, यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है क्या, कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। डन। जो भी हमारा द्विघात समीकरण बनेगा उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है भाई लोगों? बहुपद और समीकरण में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। अब बात कर लेते हैं रूट्स की कि भैया रूट क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो भैया एक चीज याद रखना, द्विघात समीकरण का मूल मतलब वो x की वैल्यू, रूट्स मतलब वो x की वैल्यू, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं
सॉल्व करने पे x की जो वैल्यू आती है वही उसके मूल कहलाते हैं। और अदर वर्ड में बात करूं तो x का वो मान, भैया यहाँ पे x है ना, x का वो मान जिसको रखने पर वो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। यानी मूल क्या करोगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर? तो द्विघात समीकरण के मूल वे मान है जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यानी कि जब उन मानों को समीकरण में डालते हैं तो समीकरण शून्य के बराबर हो जाता है। बस में ही, यानी x के वो सारे मान जिनकी हमने वैल्यू रखी, वैल्यू रखने पे अगर वो समीकरण की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है, तो जो x का मान होगा वही उसका मूल होगा, वही उसके जीरोस होंगे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था ना क्या, कि भैया वही उसके जीरोस भी होंगे, और यही कहानी। बस सुन में हमने कहा ठीक है। सेकेंड वर्ड्स में क्या कहते हैं कि भैया द्विघात समीकरण के मूल समीकरण के वक्र यानी ग्राफ के एक्स अक्ष को काटने वाले बिंदु होते हैं। अगर ग्राफिकल की बात करो, ग्राफ की बात करो कि भैया जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, सॉरी क्वाड्रेटिक है, ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, पैराबोला ये जो भी कहेंगे आप, तो यहाँ पे जो पॉइंट पे ये ग्राफ क्या कर रहा है, जितने पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही x की वैल्यू होंगी। यही चीज आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में पढ़ रहे थे, तो वहां पर क्या था, x एक्सेस में जो लाइन कट करेगी तो वही x की वैल्यू हो रही थी, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कहानी सिर्फ इतनी है, ये हमने कहा सर जी कि किसी ग्राफ को अगर लेकर बात करते हैं तो वो ग्राफ x एक्सिस में जितनी बार काटेगा उतने ही मूल, उतने ही रूट होंगे उस समीकरण के। अब क्वाड्रेटिक है तो 2 मूल होंगे, अगर यही क्यूबिक होता तो 3 होते, इसी तरीके से एंड सो ऑन चीजें चल रही होती। क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आएंगी, अल्फा बीटा हम मान लेते हैं, और भी सारी चीजें बात में। हमने कहा ठीक है सर, एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा है, हमने कहा सर मूल की बात आप कर रहे थे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे रखा है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 और 3 पर, या फिर आप क्या बताना है कि भैया x इक्वल टू 2 और 3 पे जो है इसके मूल है नहीं कि नहीं, ये जो हमारा समीकरण दे रखा है x इक्वल टू 2 और इक्वल टू 3 इनके मूल है कि नहीं, इनके मान है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, तो हमने कहा सर सिंपल से करना है, इस वैल्यू उठा करके इस समीकरण में रखनी है। अगर LHS इक्वल टू RHS होगा तो मूल है, नहीं होगा तो मूल नहीं है, सिंपल सी कहानी है। क्लियर? आ जाओ फिर जल्दी से। तो हमने कहा सर x वैल्यू उठा के रख दीजिए, क्या होगा, तो हमने कहा सर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4, 5 टू 10 प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 4 10, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और बाएं अप्रक्ष इक्वल टू दायां अप्रक्ष, यानी ये क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है, यानी x का मान x इक्वल टू 2 क्या कर रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और कोई मान अगर समीकरण को संतुष्ट करता है तो वो जो मान है x का, यही क्या है, आपका रूट कहलाता है, x का मान कहलाता है। बात समझ में क्लियर है? चलिए अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 को चेक कर लेंगे। तो हमने कहा सर x इक्वल टू 3 वैल्यू रख दीजिए, क्या आएगा, हमने कहा सर यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यार, ये वैल्यू रखने वाला पार्ट तो हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद का मान जब ज्ञात कर रहे थे तो हम एक्स की वैल्यू रख रहे थे ना, सेम वे में चलेगा। सिर्फ हमें क्या करना है, एक्स की जगह 3 को पुट करना है, एक्स का मान एक्स की जगह क्या करना है, 3 को रिप्लेस कर देना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। बस उन्हें कुछ नया नहीं कर रहे, यही चीज वही चीज कर रहे हैं जो आप पहले कर चुके। तो हमने कहा 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 5 3 15 होता है, प्लस 6 होता है, इक्वल टू 0, और 9 6 15 यानी 15 माइनस 15, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 0 इक्वल टू 0 तो हमने कहा सर जी x इक्वल टू 3 भी क्या है, इस इक्वेशन का मान है। बात में हमने कहा ठीक है सर, कुछ और एग्जांपल दोगे क्या, तो एक चीज और देख लो। हमने कहा सर जी अगर x इक्वल टू 1 रख दो तो क्या होगा, अगर इस समीकरण में x इक्वल टू 1 रखोगे तो देखो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1
प्लस ऑफ 6, यही आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। अब अगर इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमने कहा सर जी 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 6 और 6 7 में से 5 गए 2 इक्वल टू 0। ये तो होता नहीं, ये होता नहीं, यानी x इक्वल टू 1 क्या है, इस समीकरण का मान नहीं है, रूट नहीं है। बात समझ में? वैसे दो ही रूट होते हैं, दोनों हमने दे दिए यहाँ पे, लेकिन आप इस तरीके से चेक करते हो। अगर कभी इक्वल ना है, इसका मतलब क्या है कि वो मान x का जो 1 है वहां पर x इक्वल टू 1 पर ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा, यानी x इक्वल टू 1 इसका मूल नहीं है। सिंपल सी कहानी है भाई, समझ के चलना अच्छे से, प्यार तरीके से, ठीक है। हमने व्यापक समीकरण समझ लिया और हमने जान लिया कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और इस पूरे चैप्टर में हम रूट की ही बात करेंगे कि x का मान किस तरीके से निकाला जाता है। बात समझ में आई? चलो आ जाओ, जल्दी से चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण द्विघात हैं? है क्या बात है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है, आने के चांसेस हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे तो देख लेते हैं क्या कहानी है। तो हमने कहा सर अगर द्विघात समीकरण है तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 होनी चाहिए, पहली कंडीशन, और जो भी वेरिएबल हैं यानी जो भी आपके क्या है चर हैं उनकी जो पावर है वो आपका क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर्स होना चाहिए, है ना। यानी आपका क्या कर सकते हो, वास्तविक संख्याएं हो गया आपका होनी चाहिए। चलो आज हमने कहा सर फर्स्ट थिंग क्या हुआ कि x की पावर क्या होनी चाहिए, एक जो है रियल नंबर्स, रियल नंबर नहीं कह सकते हो, होल नंबर्स कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं, वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं, वास्तविक संख्याएं नहीं आपका कहते हैं इंटीजर नंबर्स, है ना। तो हमने कहा सर अगर मैं आ जाऊं यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन की ओर, आपने क्या कंडीशन बताई कि पहले तो सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है कोई इशू नहीं है। हमने कहा सर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 होनी चाहिए। तो हमने कहा सर x की जो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। तो जो ये हमारे इक्वेशन है ओरल 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इन दिस केस ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड पे। तो हमने कहा सर ये रहा इक्वेशन। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, कहेंगे सर जी वेरिएबल x है, x की पावर 2, यानी ये भी तो हर समीकरण होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दिमाग में याद रखिएगा भैया, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी x पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर। और जैसे ये करोगे तो हमारे दिमाग में एक चीज जो आई बात, वो क्या कि x की पावर तो 4 है और x की पावर अगर 4 है, x की घात क्या है 4 है, किसी भी चर की पावर क्या है घात जो है 4 है, तो उस कंडीशन में ये द्विघात समीकरण तो नहीं होगा एट एनी कंडीशन। क्लियर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो हमने कहा सर जी ये आ गए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो हमने कहा सर वेरिएबल की पावर x की पावर क्या है 2 है, बट यहाँ पे जब ये रूट x वाला टर्म आप देखोगे, हमने कहा सर जी जो x की घात होती है वो भिन्न तो नहीं हो सकती, क्या होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, है ना। तो इस केस में आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो एक्स पावर 2 एक्स पावर 1/2 पूर्णांक तो है नहीं। हमने क्या बताया कि भैया 2 कंडीशन फॉलो करता है, एक वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, और ओवरऑल में जो भी चर है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पूर्णांक नंबर होनी चाहिए और धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये जो आपका पार्ट है, आप खुशी खुशी कुछ बच्चे क्या करेंगे कि उन्होंने जैसे देखा कि यहां पर क्या है रूट है, सॉरी यहां पे x की पावर 2 है, जैसे x पावर 2 देखा तो खुशी बिल्कुल जोश में आगे कहेगा x पावर 2। पुनीत सर ने कहा था कि अगर पावर 2 है, द्विघात किसी भी चर की पावर 2 है, द्विघात समीकरण होता है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि पुनीत सर ने एक बात और बात बताई है। क्या बताई है कि 2 कंडीशन फॉलो करेगा। पहला, वेरिएबल की पावर जो है आपका 2 होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर किसी भी समीकरण में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, और ओवरऑल में अगर वेरिएबल है तो उसकी पावर पूर्णांक होनी चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। उस कंडीशन में जो आपका इक्वेशन है वो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे रूट है, इट मींस ये द्विघात समीकरण नहीं है, बात खत्म। अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन की ओर। कभी कभी ऐसे भी दे देगा, गेम खेलता है आपके साथ कि भैया ये रहा, आप बताओ। कुछ महान बच्चे हमारे होंगे
महान क्या यार, अब आप हमसे पढ़ रहे हो क्या सर, कॉन्सेप्ट तो गलत ही नहीं करना है। ले आओ ऐसे 50 क्वेश्चन में 50 के 50 कर डालूंगा, है ना। क्या करना है, तो हमने कहा पहले सिंप्लीफाई कर लो, देख लो सिंप्लीफाई करके। ऐसा तो नहीं कि एक्स के पावर 2 वाले टर्म्स कट रहे हो या फिर बढ़ रहे हो या कुछ हो रहा हो, तो इस कंडीशन पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहां पे देख लेंगे कि भैया वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है। तो क्या करना है, तो हमने कहा सर जी अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो जो ये वाले टर्म्स है सबको इधर भेज दो। इधर अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमने कहा जी 2x² प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा, +4 माइनस में +4 यहाँ पे इधर आएगा -4 हो जाएगा। तो देखो सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 3x² - 4x + 2। हमने कहा सर +2x² माइनस ऑफ 2x² हो जाएगा, -2x प्लस ऑफ 2x हो जाएगा, और +4 आ जाएगा -4 = 0। मेरे बच्चों क्या कोई समस्या, बहुत इजी सा पार्ट था, आपने बचपन से यही चीज पढ़ी है, जब से मैथ पढ़ी है कि भैया प्लस होता है तो इक्वल के इधर ले जाएंगे तो माइनस होता है, और माइनस है तो इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सेम वे में अब बता ही दे कि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो लेता है, और गुणा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भाग में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिक से रूल थे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही हमने लगाया है। ठीक है, अब आ जाओ, तुमने कहा जी 3x² - 2x²। जब भी बीजगणितीय एडिशन सब्ट्रैक्शन योग और घटाना जोड़ घटाना जो भी करते हैं तो उस कंडीशन में वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो x² वेरिएबल सेम है, 3x² - 2x², तो ये आ जाएगा आपका x²। क्या आएगा, हमने कहा सर जी इसको और इसको सॉल्व कर बे तो ये आ जाएगा x² -4x + 2x, तो ये आ जाएगा -2x। बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं तो बड़ी संख्या -4 है, +2 -4 तो हो जाएगा -2 = 0। हमने कहा सर जी यही तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, क्या x² bx + c फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमने कहा सर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है ना। क्या है, किसी भी इक्वेशन है इसमें चर की जो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, और इसके अलावा जो दूसरा x है उसकी भी बड़ी पावर, उसकी पावर 1 है, पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक है, ना ही फ्रैक्शन है ना ही ऋणात्मक है। तो उस कंडीशन में जो ये इक्वेशन होगा हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। बात समझ में आई, तो हमारा क्या फर्स्ट एंड फोर्थ द्विघात समीकरण है, सेकंड और थर्ड द्विघात समीकरण नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और देखो कितना प्यारा सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा है, याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं। देखो बहुत ज्यादा नहीं क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको कॉपी पे लिख के रखना है और इन चीजों को नोट करते चलना है। देखो एक चीज याद रखना, बच्चे गलती क्या करते हैं खासकर मैथ के साथ, उनको लगता है यार कॉन्सेप्ट पढ़ा और प्रैक्टिस करने लग गए चीजें हो जाएंगी। भैया नोट्स भी चाहिए, और मैथ के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां पे क्वेश्चन भले ही कम हो लेकिन कॉन्सेप्ट सारे हो। आपके पास एक ऐसा नोट्स होना चाहिए जहां पर हर एक चैप्टर का हर एक फॉर्मूला लिखा होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट लिखा होना चाहिए, और सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, जो भी कॉन्सेप्ट लिखो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर, कम से कम 1-2 क्वेश्चन वहां पे जरूर मेंशन करो, जिससे कि आपको नोट्स कंप्लीट हो सके। एक बार उससे पढ़ा, प्रैक्टिस की, कामों के, तो आपको क्या करना है, चैप्टर जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको अपने नोट्स भी तैयार करते चलने हैं सेम वे में। बात समझ में आई, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में निर्धारित करे कि दिए गए मान समीकरण का हल है या नहीं। सिंपल सी कहानी है भाई, क्या है कि भैया हमें वैल्यू दे रखी है x की, हमको बताना है कि जो x की वैल्यू है इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है कि नहीं, यानी x का रूट है कि नहीं। सिंपल सी कहानी ये है, या कहूं x का मान है कि नहीं, ये हमें बताना है। हमने कहा सर ये चीज तो आपने अभी बताई और ये करना सिखाया था, यहाँ पे ये तो x की वैल्यू दे रखे हैं और यहाँ पे ये, तो चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। जैसे ही x के मूल की बात की, क्या करना है, तुमने कहा x की वैल्यू उठा करके इस समीकरण में रख दो। अगर प्रूफ करेगा LHS = RHS, दायां पक्ष = बायां पक्ष, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इसके मूल होंगे, नहीं करेगा तो नहीं होंगे। क्लियर है, सिंपल सी कहानी है। तो चलो स्टार्ट करते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले इक्वेशन की। हमने कहा एक लाइन खींच दो, बढ़िया प्यारी सी। अब आ गए यहाँ पे, तो हमने कहा सर जी x की वैल्यू 1 रख दीजिए। x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो जैसे ही रखेंगे तो 3 × 1 का स्क्वायर -2 × 1 - 1 = 0। क्लियर, 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 is 1, -2 × 1 is 2,
और -1 इक्वल टू 0। तो हमने कहा सर जी ये तो -2 और आपका क्या है 1 है, 1 - 3 इक्वल टू 0। तो हमने कहा -2 तो कभी इक्वल टू 0 होता नहीं है, यानी ये टर्म हमारा क्या है, पहला वाला इस समीकरण का हल नहीं है, इस समीकरण का मान नहीं है। बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे 3 × 1 का स्क्वायर, सॉरी 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 देखो गलती कर गए, ऐसी ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, हमने कर दी क्योंकि हम आपको समझा रहे थे, है ना। आ जाओ जल्दी से, क्या गलती की हमने कहा सर 3 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 × 1 इज 3, -2 × 1 इज 2, -1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 - 3 इक्वल टू 0, 3 - 3 इज 0 और इक्वल टू 0। इसे कहते हैं दुर्घटना, क्या सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बहुत होती भाई, याद रखना आप लोग। क्या समझ में आया कि भैया अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान हटाया तो सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इन छोटे छोटे पार्ट्स में भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप प्लस की जगह माइनस ना कर दो, कोई टर्म मेरी तरह मिस ना कर दो जो मैंने अभी मिस कर दिया, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इन चीजों पे ध्यान रखना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमने सर एक्स की वैल्यू -1 रख के देख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन उठाया, 3 × -1 का स्क्वायर कर दिया और -2 × -1 इक्वल टू 0। देखो अब इस गलती से बचने का तरीका क्या है पता है, आप प्रॉपर ये इक्वेशन लिखो फिर वैल्यू रखो और आराम से सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप। जितना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे उतना आसानी उतना ही मतलब गलती होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। इस चीज को ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ जल्दी से, -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1, माइनस माइनस प्लस। अभी आपने बताया सर जी आपने बताया था हमको बचपन में कि प्लस इंटू प्लस दो धन का गुणा होता है तो आंसर हमेशा प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस इंटू प्लस हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, और प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। नहीं सेम साइन है तो प्लस, अपोजिट साइन है तो माइनस आंसर आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई इसकी, बाकी ये चीज तो आपको याद होगी। वही चीज हमने यहाँ पे यूज की, तो हमने कहा जी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 इज 2 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो 3 + 2 5 - 1 इक्वल टू 0, 5 - 1 इज 4, 4 इक्वल टू 0। तो हमने कहा सर 4 इक्वल टू 0 तो होता नहीं, इन दिस केस ये तो काम गड़बड़ हो गया। एक बार फिर से रीचेक कर लो। हमने कहा सर जी -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 और माइनस माइनस प्लस ऑफ 2, 3 2 5 और -1 यानी 4, और 4 कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, यानी x = -1 क्या होगा, इसका मान नहीं होगा। यानी x = 1 रूट है, x = -1 रूट नहीं है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं करा रहा, तो x = 1 मान है और x = -1 इस समीकरण का मान नहीं। क्लियर। अच्छा आ जाओ यहाँ पे, हमने कहा सर जी अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, तो x = क्या है, √2। अब रूट देख के बच्चा सदमे में आता है, तो हमें रूट के भी सारे कॉन्सेप्ट को प्यारे अच्छे तरीके से समझने हैं, भैया यहाँ पे भी गलती ना हो, क्योंकि पता नहीं क्या है यार, रूट देखा बच्चे को सदमा सा लग जाता है, अभी ये क्या है, अभी ये बहुत ईजी चीज है, बस समझने का गेम है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। ध्यान रखना जब भी रूट आएगा सिंपल सा भैया, √2 × √2 = 2, काम खत्म, यही तो होता है। तो कॉन्सेप्ट से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो एक चीज है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये √2x बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर जी सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से, क्या होगा, x² √2x - 4 = 0, x = √2 पे देखना है, वैल्यू रख दो। तो हमने कहा सर पहले इक्वेशन लिख दो, x² - √2x - 4 = 0, x = √2 पे, x = √2 पे, तो क्या आएगा, हमने कहा x = √2 जैसे रखेंगे तो आएगा √2 का स्क्वायर माइनस √2 × x की जगह √2 - 4 = 0, √2 का स्क्वायर 2 माइनस √2 × √2 2 - 4 = 0। भाई यही है, सॉरी प्लस है प्लस है प्लस है, तो ये प्लस होगा, 2 2 4 होगा, अब 4 - 4 = 0, यानी 0 = 0। तो भैया देख रहे हैं कि LHS = RHS हो गया है, और LHS = RHS होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो x = √2 है इस समीकरण का मान होगा। क्लियर है। चलो जल्दी से ये सवाल भी कर लेते हैं। हमने कहा -√2 रख के देख लो, तो ये हो जाएगा -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 ×
माइनस ऑफ 2√2। अब देखो ऐसा है, जब भी माइनस वाले टर्म्स आएंगे आप उनको प्रॉपर ब्रैकेट में देंगे, क्योंकि माइनस वाले टर्म कहते हैं हमको चाहिए क्या, फुल इज्जत। ठीक है, तो ये हो गया √2 इंटू माइनस ऑफ 2√2 और माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लो। तो हमने कहा सर जी -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इन दिस केस ये तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 2 8, ये हो गया 8, प्लस माइनस माइनस √2 2 और 2 2 4 और -4 इक्वल टू 0। हमने कहा सर 8 - 8 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0। तो इन दिस केस हमें क्या समझ में आया कि x इक्वल टू -2√2 भी क्या है, इस समीकरण का मान है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 1 नंबर का एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना भाई, गलती नहीं करनी है, ना ही साइन में ना ही क्वेश्चन लिखने में। क्लियर है, इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता एक बार फिर से रिवाइज कर लो यार, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा बैक जाओ, देखो, सोचो, समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो आगे कभी गलती नहीं करोगे। बात समझ में? और इससे रिलेट अगर करना है तो रिलेट कर लो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल चैप्टर से। यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते थे तो वहां पे क्या करते थे, वो वैल्यू रखते थे जहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वही चीज यहाँ पे करें, है ना। चलो आ जाओ। अब देखो इसी में अब 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा कि x का वह मान निर्धारित करें जिसके लिए दिया गया मान समीकरण का हल है। पहले दे दिया कि जो x के मान दे रखे हैं वो इसका सोल्यूशन है, हल है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कहा सर ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखना कितना इजी क्वेश्चन है। हमने कहा सर अभी आपने बताया कि अगर x का वो मान, क्या बताया मैंने कि x का वो मान जिसको रखने पर वो समीकरण संतुष्ट हो जाए, तो हमारा क्या कहलाता है, वो x का मूल्य या x का मान कहलाता है। क्लियर कट समझ में आया। तो हमने कहा सर जी अगर ये हल है तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, सेटिस्फाई कराएगी। क्लियर। और जब वो हल है, गिवन है, यानी संतुष्ट करा चुका है, हमें सिर्फ क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू उठा के निकालनी है। तो सिंपल सा क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने कहा x की वैल्यू गिवन है, उठा के रख दो इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है, हमने सर जी 3x² प्लस kx -3 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू -1/2 है, यही रख दीजिए। तो x इक्वल टू -1/2 जैसे ही रखेंगे तो आएगा 3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -1/2 -3 इक्वल टू 0। क्या किया हमने, सिर्फ x वैल्यू उठा करके समीकरण में रखी, चूंकि हल है तो हमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, x का मान रखना है और इक्वल टू 0 कर देना है, k की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करो। सिंपल था। अब देखो ये क्या बन गया, तो हमने कहा सर जी ये तो बन गया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल तो आपने बहुत बचपन में सॉल्व किया हुआ है। तो आ जाओ जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हमने सर -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो हो जाएगा 3/4 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ जाएगा सर जी प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, k इंटू 1/2 इज k/2 -3 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, k/2 इधर छोड़ो, बाकी भगा दो था। तो हमने कहा -k/2 इक्वल टू, ठीक है, -3 हो जाएगा +3, +3/4 उधर जाएगा -3/4 हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा सर जी k/2 रहने दो इक्वल टू 4 × 12, 12 में से 3 गए, 4 × 3 12, 12 - 3 कितना 9, 12 में से 3 गए 9/4, तो ये हो जाएगा 9/4। सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा, माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, क्या इससे कट जाएंगे क्या, 2 दूनी 4, 9/2। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -9/2। बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। और एक चीज और आपको करना है, हमेशा करना है, आदत में बना लेना है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, खासकर 3 स्टेप में, उसको एक बार रीचेक कर लें, जिससे कि देखो ये आसान सवाल है, बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी करने में इसमें गलती कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको रीचेक जरूर करना है कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो। 1 सेकंड लगेगा, क्या करना है, हमने कहा सर -1/2 रखा, -1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1/2 -3 इक्वल टू 0। सॉल्व किया 1/4, 3/4 हो जाएगा माइनस k/2 प्लस माइनस माइनस k/2 -3 इक्वल टू 0। माइनस प्लस 3/4 था, उधर -3/2, -3 था उधर +3, 3 -3/4, 4 × 12, 12 में से 3 गए 9, 9/4, 9/4 हो गया, 2 2 से 4 माइनस मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू -9/2 होगी।
अच्छे से समझ लेना, कई तरीके हैं, आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको वो जो मैथ के जो इजी वाले रूल्स हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। तो हमने कहा सर जी ये आ गया अगला पार्ट, x इक्वल टू माइनस ए रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए माइनस के इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ऑफ 2a स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। हमने कहा माइनस 2a स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, माइनस ए स्क्वायर उधर जाएगा प्लस ए स्क्वायर, तो के इक्वल टू ए स्क्वायर और के की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ ए। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड करेंगे, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं और गलती होने के चांसेस नहीं है, और 2 नंबर पक्का है, तो इतने आसान क्वेश्चन और कहाँ मिलेंगे आपको। अब आ जाओ अगली ओर। तो हमने कहा सर गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को सॉल्व करना, ठीक है, यानी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यार फैक्टराइजेशन मेथड आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला फंक्शन है ना, या आपको पॉलिनोमियल में ही भी ये चीज मैंने बताई थी कि किस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन के थ्रू एक बार फिर रिवाइज करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, क्योंकि इसका एक अच्छा खासा रोल है इस चैप्टर में। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं यहाँ पे आपके सिलेबस में। कौन कौन सा है? एक आपके फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा सिद्धाचार फॉर्मूला है, और दोनों को अच्छे से सीख लेंगे जिससे गलती होने के चांसेस कम। आ जाओ क्या करेंगे। तो हमने कहा सर जी रूल के साथ चलते हैं, क्या कहानी है। तो जैसे अगर मेरे पास कोई ये इक्वेशन दे रखा है, उसको मैं फैक्टराइज करना है, रूल क्या है। तो आ जाओ इधर। तो हमने कहा सर जी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग करूंगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्टेप 1 में आप क्या कर रहे होते हो, पहले वाले पार्ट में क्या कि a और c, a इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी x का एक स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, उसका जो है क्या कहते हैं गुणांक। ठीक है, गुणांक का मल्टीप्लाई हम करेंगे स्थिरांक यानी आपके कांस्टेंट टर्म से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में a इंटू सी की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने कहा ठीक है सर, आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, हमने कहा सर जी आपने पहला स्टेप बताया कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ 2 और यहाँ पे क्या है 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी स्टेप 1 में हमारा ठीक है होगा 3 इंटू 2 यानी 6। ये बात तो समझ में आ गई होगी सभी। हमने कहा ठीक है सर, पहला स्टेप हो गया पूरा। क्या करना है, ए इंटू सी। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हमको देखना है कौन सा साइन, ये बीच वाला साइन। कौन सा साइन, तो हमने कहा सर जी यहां से स्टेप 2 हो लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमको ये वाला साइन देखना है, कौन सा, ये वाला। क्लियर, कौन सा, हमने कहा सर ये वाला, यहाँ पे तो प्लस है, बट इन दिस केस हमें क्या करना है, इस साइन को देखना है। अगर ये साइन प्लस है, क्या है, ये साइन प्लस है, तो जो हमने फैक्टर किए हैं 6 से, जो मल्टीप्लाई किया है 3 इंटू 2, जो गुणनखंड आया है a इंटू सी की जो वैल्यू आई है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो हमें उस नंबर का, इस नंबर का, यहाँ पे 6 है तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने में बीच वाला टर्म है। क्या करना है कि भैया 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने में बीच वाला टर्म आए। ठीक है, यानी a इंटू सी है और a सी के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पे बीच वाला टर्म यानी b की वैल्यू आ जाए। बात समझ में। तो हमने कहा सर 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, और यहाँ अगर माइनस होता तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता। तो हमने कहा सर जी अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए। ये बात समझ में आती है। हमने कहा ठीक सर जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुपद में हमने बहुत पढ़ा था, अब वही चीज यहाँ पे ही कर रहे हैं। तो हमने कहा सर जी क्या करना है, 3 इंटू 2 किया 6 है, 6 से ऐसे फैक्टर करने के ऐड करने में 7 आए। चलो कर 6। तो हमने कहा सर 6 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, पहले इसकी बात कर लो। तो हमने कहा एक तो फैक्टर 6 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा और बाकी होता रहेगा। तो हमने कहा सर 3 2 5 होता है, इससे तो काम बनेगा नहीं, लेकिन 6 प्लस 1 क्या होगा, 7 होगा, हमारा काम हो जाएगा। क्या रखना है हमेशा याद कि ऐसे फैक्टर करने हैं कि सम करने में 7 है, तो ऐसे फैक्टर हमने कर दिए जिसको
ऐड करने में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 6 + 1 क्या करोगे 7 आ रहा है। अभी ये मत करना कि हाँ इक्वल, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। हमने ऐसे फैक्टर किया है कि जिसको सम 6 + 1 किया तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है। सही से लिख दो, नहीं तो कुछ बंधु लोग कहेंगे कि भैया गलत हो रखा है। 6 + 1 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इस रूल को फॉलो कर ले, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो हमने कहा सर जी यही हम करेंगे क्या कि सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ए 3 × 2 को ऐसे फैक्टर करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस करने में बीच का टर्म है, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस करने में बीच का टर्म आना चाहिए। चलो रख लो। तो स्टेप 2 हमारा क्या हो गया कि हमने ए और सी के ऐसे फैक्टर किए कि सम करने में मिडिल वाला टर्म आए। यहाँ पे क्या किया हमने कहा 6 + 1 = 7 ऐसे फैक्टर कर लिए जिसका सम करने में आ जाए। तो हमने कहा ठीक है सर अब क्या करना है, तो हमने कहा सर सिंपल सा 2x² है माइनस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने कहा सर 6 + 1, तो आपको सिर्फ 7 की जगह 6 + 1 लिखना है। भैया 7 को 6 + 1 पे लिख ही सकते हो, ठीक है। x + 3 = 0, ये आपका पहला पार्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो हमने कहा सर स्टेप 3 में इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हो जाएगा 2x², x अंदर जाएगा माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -6x, इधर जाएगा तो -x + 3 = 0। इसके बाद क्या करना है, तो हमने कहा सर जी इसके बाद लेना है कॉमन वाला पार्ट स्टेप 4। स्टेप 3 में हमने क्या किया, स्टेप 3 में आप यहां लिख दो सिंप्लीफाई किया, है ना। स्टेप 3 में हमने क्या किया सिंप्लीफाई किया, सरलीकरण कह सकते हो, है ना, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने के बाद स्टेप 4 में लेंगे हम कॉमन, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, हमने क्या करना है कॉमन लेना है, क्या करना है, तो हमने कहा जी इन स्टम और स्टम में जो चीजें कॉमन है ले लो। कॉमन लेने का तरीका क्या है, इसको फैक्टर फॉर्म में देखना शुरू करो और जो जो चीजें सेम है उनको हटा दो बाहर। हमने सर जी 2 यहाँ पे भी है 2 × 3, 2 यहाँ पे भी है तो 2 बाहर आ जाएगा, x यहाँ पे भी x बाहर आ जाएगा। अब जो बचा कॉमन लेने के बाद उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे, तो 2x² से 2x, 2x² था और 2x लिए कॉमन, 2 से 2 कट गया, x से 1 x कट गया, x बचा तो 1 x आ जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन, 6x है तो देखो 6x बाई क्या करो 2x, x से x 2 × 6 3, हमने कहा सर जी 3 बचा, बात में यहां आ गए। अब एक चीज और, एक रूल और दिमाग में रखना, जब भी बाहर माइनस साइन मिले, क्या मिले, यहां पे अगर माइनस साइन मिले तो हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर यहां माइनस नहीं होता प्लस होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस प्लेस में इस स्थान में माइनस आता है, ऋण आता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आ जाओ जल्दी से, क्या करना है, हमने कहा सर जी -1 कॉमन ले लेना है। जैसे -1 कॉमन ले लोगे यहाँ बचेगा x, माइनस था तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस। अब एक चीज आपको याद ही होनी चाहिए, जैसे कि ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट ओपन कर देते तो क्या होता था, माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देता था। तो रिवर्स कर रहे हैं, कॉमन ले रहे तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि जब भी ब्रैकेट क्लोज बनाओगे, बंद करोगे, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो x यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, ये 3 प्लस में था यहाँ माइनस हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, या तो इस वाले स्टेप में या तो इस वाले स्टेप पे गलती करते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करना है, तो हमने ओवरऑल में x - 3 कॉमन है और जो बचा क्या बचा, x - 3 के बाद बचा 2x और यहाँ पे बचा -3, क्योंकि x - 3 x - 3 दोनों में कॉमन ले लिया, 2x बचा -1 तो 2x - 1 = 0। बात क्लियर। अब क्या करना है, तो हमने सर प्रोडक्ट है a × b = 0, तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, तो इन दिस केस दोनों को इक्वल टू 0 कर दोगे, तो हमने कहा सर x - 3 = 0 वैल्यू हो सकती है और 2x - 1 = 0 वैल्यू हो सकती है। इसको सॉल्व करोगे तो x वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और 2x - 3 तो x वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो x के दो मान आ गए 3 और 1/2 असल में। तो ये आपका है फैक्टराइजेशन मेथड। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ लेना, अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थोड़े टफ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बट अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना काम बन गया। इसमें जो मेन चीजें हैं जो हाईलाइट करने वाली हैं, फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म और x² का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा उसके ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस करने में बीच वाला टर्म है, और यहाँ अगर माइनस साइन है तो माइनस करने में बीच वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या ध्यान देना है कि भैया ब्रैकेट ओपन करते वक्त अगर बाहर माइनस है तो साइन चेंज करना ना भूलें। कॉमन लेते वक्त अगर यहाँ माइनस आता है
तो उस कंडीशन में माइनस को कॉमन लेना है, इस चीज को ध्यान रखें हैं। और जब सब ओवरऑल कॉमन हो जाए तो इक्वल टू अलग अलग जीरो कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। याद कर लेना भैया, गुणनखंड विधि है ये, बहुत अच्छे से बारीकी से एक बार अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार देख लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बात समझ में? चलो आ जाओ, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो ऐसा है कि भैया ये भी वही है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसको, वैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हम कर सकते हैं। क्या कि जब भी ऐसे ऊपर 3x-4 है, ये भी 3x-4 है, तो हम क्या कर सकते हैं 3x-4 को y लेट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म सेम है। 3x-4 टर्म सेम है, और जब भी टर्म सेम हो तो उस कंडीशन में एक ट्रिक यूज करते हैं कि 3x-4 को हम y कर लेट करके सॉल्व कर लेते हैं, सही आंसर आएगा तब भी। और लिटिल बिट आपको अलग टर्म हो या सेम हो लेकिन वो बात नहीं समझ में आती तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। तो पहले हम सिंप्लीफाई से करेंगे, फिर लेट करके करेंगे, और दोनों मेथड आपको दिमाग में रखने चाहिए। जब जिसकी जरूरत पड़े, जिससे आसान पड़े आप सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं, असल में, लेकिन आना सब चाहिए, ठीक है। तो चलो आ जाओ। हमने कहा सर जी सबसे पहले क्या करना है, हमने कहा सर ये हमारे पास टर्म है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई करो और अपने व्यापक मान यानी ax² bx+c वाले फॉर्म पे रखने की कोशिश करो, फॉर्म बना दो। अगर ax² bx+c वाला फॉर्म बन जाएगा, फैक्टराइजेशन लगा देना, काम बन जाएगा। क्लियर? तो आ जाओ जल्दी से। हमने कहा सर कैसे करेंगे, तो नीचे वाले टर्म है, हमने कहा सर एलसीएम ले लो पहले। जैसे ही इसमें एलसीएम लोगे तो देखो यार कोई खास नहीं आएगा, 3x-4 यही होगा। 7 और 3x-4 का एलसीएम क्या होगा, लासा जिसे कहते हैं, लासापा। लासापा क्या होगा, 7 3x-4। हमने कहा सर फर्स्ट स्टेप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से इसको भाग देंगे तो 7 7 कट जाएगा, 3x-4 बचेगा। जो बचेगा उसको करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, तो आएगा 3x-4 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस साइन है तो प्लस आ गया। हमने कहा 3x-4 से डिवाइड करो, 7 बचेगा, 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7² इक्वल टू 5/2। बस में हमने कहा ठीक है सर, पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लो। तो हमने कहा सर a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या करेंगे a² यानी 9x² प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2ab, तो सॉरी यहाँ माइनस है तो -2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू क्या है 4। हमने a - b का होल स्क्वायर लगा लिया, प्लस 7 का स्क्वायर 14 और अपॉन में 7 3 20 1x ब्रैकेट ओपन करो, 7 से 21 माइनस 7 चौक 28 28 इक्वल टू 5/2। तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट देखो कभी क्वेश्चन फंसेगा या फिर यहाँ पे ये साइन सेम नहीं होंगे, यहाँ आ गए प्लस हुए या कुछ और टर्म हुआ, तो यही मेथड है जिसको यूज करना है, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से समझ लो। क्लियर? आ जाओ फिर क्या करेंगे। हमने कहा सर जी ऊपर वाला सिंप्लीफाई करो, तो ये आएगा 9x² 3 3 दूनी 6 2 3 6 और 6 चौक 24 माइनस 24x और 16 प्लस 9 तो 9 6 15 की 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 65, दोनों प्लस में है तो प्लस 65 हो गया, अपॉन में 21x माइनस 28 इक्वल टू 5/2। डन। हमने कहा आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वहां तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, तो हमने कहा सर 2 से 18x² हो जाएगा माइनस 48x हो जाएगा और 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 2 6 12 1 13 130 हो जाएगा, इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105x। अरे ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 माइनस 5 8 जा या 5 48 की 0 हासिल 4 5 दूनी 10 10 4 14 140। ठीक है, क्या होगा 5 8 40 की 0 हासिल 4 5 दूनी 10 4 14 140। क्लियर है? अब क्या करना है, साइड टर्म से एक साइड ले लो, सिंप्लीफाई कर दो, हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। साइड टर्म को इस साइड ले आइए, क्या करेंगे, तो हमने कहा सर जी 18x² था माइनस 48x है, कि प्लस 105 है तो यहाँ माइनस 105 हो जाएगा 105x। ठीक है, प्लस 130 ये कांस्टेंट माइनस 140 था, इधर आ जाएगा इक्वल के, तो प्लस 140 आ जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर? हमने क्या किया, सिंपल से इन सारे टर्म को इस साइड ले आए।
क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। हमने कहा सर कैसे करेंगे, 18x स्क्वायर कुछ नहीं हो सकता भाई, कोई वो नहीं है तो इसको यही रहने दो। हमने कहा सर 40 माइनस 48 105 ऐड कर लो तो क्या होगा, 8 5 13 3 और 3 हासिल 1 4 1 5 153, तो ये हो जाएगा 153x माइनस में तो माइनस 153x और 130 प्लस 140 हो जाएगा 270, तो हो जाएगा प्लस 270 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो क्या है कि अगर कोई टर्म इसमें पूरे में कंप्लीट में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है तो कॉमन लेके उसको भेज दो, अगर नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में यही से फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अगर हो रहा है तो वो चीज कर लो। ठीक है, तो हमने कहा सर जी 9 कॉमन दिख रहा है मुझे, क्योंकि 9 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 9 ले लो कॉमन। जैसे 9 कॉमन लोगे तो इसको डिवाइड किया तो 18x स्क्वायर, तो 9 दूनी 18 तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9 से इसको डिवाइड करो तो 9 × 9 6, ठीक है, और 9 7 63 7x प्लस 9 3 27 30 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, 9 ओवरऑल कॉमन ले लिया, जिससे सिंपल हो गया। देखो नंबर जितने छोटे होंगे उतना इजी होगा चीजों को सॉल्व करना, इस वजह से हमने ये किया। मैंने सर मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमने कहा सर ये आपका क्या है, व्यापक मान यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर भी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में। आपने रूल बताया था क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म का एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 30 दूनी क्या हो जाएगा 60, और 60 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने में कितना है 17। तो हमने कहा सर 12 पंचे 60, 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा 17, है ना जी, 60 है, 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने में 17 है, तो 12 पंचे 60, 12 5 17, काम हो गया। तो हमने कहा सर जी ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 5 x प्लस 30 इक्वल टू 0। और सॉल्व करिए, ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस ऑफ 5x प्लस 30 इक्वल टू 0। हमने कहा सर इसमें कॉमन ले लीजिए, तो ये 2x कॉमन है, सीधा सीधा ये आएगा x माइनस यहाँ बचेगा 6। हमने कहा सर माइनस 5 कॉमन है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लोगे, और माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होंगे, याद रखिएगा। चलो आज हमने कहा सर जी 5 कॉमन लिए, होगा x माइनस 6 6 पंचे 30 इक्वल टू 0। ओवरऑल में x माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, ये x माइनस 6 और ये 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है कि भैया x माइनस 6 x माइनस कॉमन है, ओवरऑल कॉमन लिया, x माइनस 6 आया, क्या बचा यहाँ 2x यहाँ माइनस 5, तो 2x माइनस 5। अब क्या करना है, हमने कहा दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और यहाँ से सॉल्व करोगे, इसको अच्छे से लिख देते हैं। हमने कहा जी 2x माइनस 5 है, तो माइनस 5 प्लस 5 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। x की दो वैल्यूज आई 6 और 5/2 बस में। तो एक सिंपल सा मेथड है, क्या कब यूज करना है। अब देखो एक चीज और, हमने कहा सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 3x माइनस 7/7 प्लस 7/3x माइनस 4 इक्वल टू 5/2, तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया ये वाला टर्म और ये दोनों वाला टर्म दोनों लगभग सेम है, यानी 3x माइनस 4/7 और 7/3x माइनस 4। अगर मैं इसको y लेट कर लूं तो 1/y के इक्वल होगा। तो जब भी देखो दो तरीके हैं, फर्स्ट तो ये वाला मेथड है, अगर ये दोनों टर्म डिफरेंट हैं, फ्रैक्शन में डिफरेंट है, तो हमारे पास यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भैया वो आपसे थोड़ा सा इजी वे में करने के लिए कह रहा है क्या कि भैया अगर मैंने देखा कि इसमें और इसमें रिलेशन क्या आ रहा है, देखना भी। मैंने कहा सर जी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को अगर मैं कंपेयर करता हूं और इसको अगर मैं y लेट कर लूं तो ये वाला टर्म 1/y के ही इक्वल तो है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो आपको इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड है जिसको मैं भी बता रहा हूं, और ये तभी सॉल्व करेंगे जब ऐसे रिलेशन आए इक्वल है कि 3x माइनस बाई 7 और 7/3x माइनस 4 है, तो इन दिस केस हम इसको लेट करके सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी वे में हो जाएगा। क्लियर। ये वाला मेथड कब यूज करेंगे भैया, डिफरेंट है तो आपको यही मेथड यूज करना है। सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया स्टैंडर्ड फॉर्म में और सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर ऐसा तुम्हें मिल जाए क्वेश्चन जहां पर ये जो है आपके रेसिप्रोकल रिलेशंस में है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो हमने कहा सर जी बहुत आसान सा तरीका हो जाएगा कि हम लेट कर लेंगे क्या 3x माइनस 4
अपॉन 7 को लेट कर लो y, माना कि इतना इक्वल टू y है, तो 7 अपॉन 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 है भाई। ठीक है, ये क्या हो गया, 4 है। तुमने कहा सर ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन वाई के, वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे इक्वेशन में, तो देखो आपको क्या मिलेगा। तुमने कहा सर जी इतना इक्वल टू वाई रखा है तो वाई आ जाएगा, और प्लस ये बराबर 1 अपॉन वाई हो जाएगा, और इक्वल टू देखो 5/2। ये हमारा इक्वेशन बन गया नया। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में वाई इक्वल टू 5/2। और देखो कितनी आसानी से होगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2y स्क्वायर प्लस 2, और ये हो जाएगा 5। सॉल्व करिएगा, इधर ले आइए। हमने कहा सर जी ये आएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y है, माइनस ऑफ 5y हो जाएगा, और प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखा भैया, इतना मैथ, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतना सारा जो है हमने यहाँ पे स्टेप किया था, लेकिन एक सिंपल सी ट्रिक यूज करके हमने कहा इसको सिंपल कर लिया। लेकिन भाई कब यूज करना है, इसे ध्यान रखना है कि जब ये रिलेशन ये कर रहा हूँ कि एक y है दूसरा 1/y है, ये वाले टर्म सेम है तो कुछ काम हो सकता है। अगर डिफरेंट है तो उस कंडीशन में यही मेथड होगा, इस चीज को याद रखना। गलती मत कर देना कि सर नहीं वही कहा था हम वही कर लेंगे, आसानी से हो गया था, नहीं। हमको हर एक मेथड सीखना है जिससे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ना कि पता चला कि हमने कंडीशन देख ली इसके अकॉर्डिंग है और दूसरा वाला वो फॉलो भी नहीं कर रहा, तब भी हमने वही झोंक दिया और एट द एंड गलत करा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। चलो आ जाओ, हमने कहा सर इसको सॉल्व करना है, 2 2 जा 4, 4 कैसे फैक्टर करने हैं, सम करने में 5 आ जाए। हमने कहा सर 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 y प्लस 2 इक्वल टू 0। और जल्दी से हमने कहा सर जी ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस ऑफ y प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, तो 2 कॉमन y कॉमन, तो ये हो जाएगा y माइनस 2, और माइनस 1 कॉमन लोगे तो हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। ओवरऑल देखो y माइनस 2। अब याद रखना कभी कभी जब यहाँ पे आ जाओ और ये दोनों टर्म अगर इक्वल है, जो आपने किया सही किया, तो y माइनस 2 क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, ये y माइनस 2 हो जाएगा, और बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने कहा ठीक है सर, अब क्या करना है, तो हमने कहा सर इक्वल टू 0 करोगे तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 और आ जाएगी 1/2। इतना इक्वल टू 0 करोगे 2 और इतना इक्वल टू 0 गए तो 1/2, तो y की 2 वैल्यू आई। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, कहेंगे सर अभी आपने सॉल्व किया था 6 और 5/2 आंसर आया, यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो आपको जो y की वैल्यू निकली है उठा के इसमें रखनी है। तो एक बार 2 रख दो, एक बार 1/2 रख दो, दोनों में से किसी में भी रख दो, सेम आंसर आना है। हमने कहा सर जी इसमें रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, आ जाओ। हमने कहा सर जी 3x माइनस 4 बाई 7 इक्वल टू y है, y की वैल्यू 2 रख दो, 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया, तो 7 2 जा 14, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 14, माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4 18, तो 3x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू हो जाएगा 6, 3 6 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। देखो यहाँ पे भी 6 आई थी, यहाँ पे भी 6 आ गई। दूसरा 1/2 रखनी है, तो हमने कहा सर उठा लेते हैं, क्या होगा, हमने कहा सर फिर से वही इक्वेशन 3x माइनस 4 बाई 7 इक्वल टू 1/2। सॉल्व करोगे 2 इधर जाएगा तो 6x माइनस 8 इक्वल टू 7, 6x इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा प्लस 8, 7 7 14 15, और x की वैल्यू आ जाएगी 15/6, 15/6 आएगी। अब 15/6 आई तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तुमने कहा सर जी 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आ गई 5/2। तो देखो इस मेथड का यूज करके भी हम वैल्यू 6 और 5/2 यहाँ पे भी आई थी और यहाँ पे भी आई थी। तो भैया दोनों मेथड सही हैं, बट दोनों को मेथडों को सॉल्व करने की कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशन को ध्यान रखिएगा। बात समझ में? फिर मैं बात करूं अगले सवाल की ओर, आए है क्या बात है, अगला सवाल आ गया है और इसको सॉल्व निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करना है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा फैक्टराइजेशन मेथड ये उठा लिया है हमने, ठीक है। कलर दूसरा ले लेते हैं, कहाँ आया भाई, कलर बताएंगे, आगे 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 आगे। चलो हमने कहा सर इक्वेशन लिख लो, क्या आएगा 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7ab एक्स माइनस ऑफ 3b स्क्वायर इक्वल टू 0।
सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कहा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सर जी, तो क्या आएगा, तो आएगा 6a² b², और 3b है तो 6×18 18, a² b² है। हमने कहा ठीक है सर। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने में 7ab आ जाए। हमने कहा सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड बना दिए, ab चाहिए माइनस करने पे, और ये है हमारा 18। चलो हम इसको 18 को 9 × 9 भी कर दें, a² और b² भी कर दें, काम तो ना बन रहा, हमको सब्ट्रैक्ट करने में चाहिए। तो एक काम कर लो, हमने कहा सर जी 9a² - 9b² कर दो, 9 कॉमन ही होगा तो a² - b² आएगा, और ये आ जाएगा 9a - b और a + b। क्या कुछ बन रहा है? हमने कहा सर ए बी तो नहीं बन रहा है, ये तो शायद तभी बनेगा जब a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर कुछ मिले तब, तभी 7ab के कुछ दर्शन हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? इसके फैक्टर को आप चेक करोगे, आपको इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा। तो हमने कहा सर जी ए बी है, एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, फैक्टर तो सारे ही है ना, आ जाओ तो फिर से एक बार। हमने कहा सर जी नए नए आइडिया लगाएंगे तभी तो काम बनेगा। तो एक आइडिया ये आया कि सर मैं इसको ऐसा ना कर दूं, 18 को तो छोड़ दो, लेकिन मैं a लिख सकता हूँ और b लिख सकता हूँ। मुझे a और b के कॉम्बिनेशन में ही काम चाहिए, और ये 7 चाहिए। 18 के ऐसे सब फैक्टर कर लो कि क्या सब्ट्रैक्ट करने में 7 है, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए। तो हमने कहा सर जी एक 9ab ले लो और एक 2ab ले लो, देखो काम बन गया। आपको यही सीखना है, फैक्टर काम नहीं करते तो उस कंडीशन में हमको क्या नया सोचना है। तो हमने कहा सर फैक्टर तो लिख ले 18a² b², लेकिन यहाँ a² b² तो है नहीं, तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, तो हमने कहा कि मैक्सिमम फैक्टर्स कर लेते हैं। हमने कहा सर जी हमको ए बी चाहिए, देखो बीच वाले को ध्यान रखते हुए ए बी चाहिए, तो ए बी का कॉम्बिनेशन बनाया ए बी और ए बी। तो हमने कहा सर 18 के ऐसे फैक्टर कर लो कि 7 आ जाए, और बाकी ए बी ले लो, तो 9ab 2ab, और 9 - 7 क्या कर दोगे, 9 - 2ab क्या कर दोगे, 7ab आ जाएगा, काम बन गया। तो हमने कहा सर उठा लो, ये गेम है सारा, ठीक है। हमने सोचिए 6a² x² हो जाएगा, माइनस हम इसको लिख सकते हैं 9ab - 2ab और -3b² = 0। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या किया हमने कहा सर 6 × 3 18, a² b² ये हमारे फैक्टर हो गए 18a² b²। हमको बीच में देखा कि ए बी चाहिए, ए बी चाहिए तो ए बी के कॉम्बिनेशन से काम करना पड़ेगा। तो हमने कहा सर जी a² b² को a × a b b × b लिख सकता हूँ। अब ए बी का कॉम्बिनेशन बन गया, फैक्टर तो ये सारे ही हैं। तो हमने कहा सर 18 के ऐसे फैक्टर कर लिए कि सब्ट्रैक्ट करने में 7 आ जाए, और ए बी दोनों को दे दिया, तो 9ab 2ab, 9 दूनी 18, देखो मल्टीप्लाई करके देखो 18 आ रहा है कि नहीं, तो 9 दूनी 18 a² b² आ गया, यानी जो हमने किया सही है। इसके फैक्टर क्या आ गए, ये आ गया, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ जाएगा 7। क्लियर? आप सिंप्लीफाई कर लो, काम खत्म। यही समझने का गेम था, क्वेश्चन ओवर। क्या हो गया 6a² x² माइनस क्या है -9abx प्लस ऑफ 2abx, x यहां लिखना भूल गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये रखना है, ये x है, ठीक है। हमने कहा सर जी 2abx - 3b² = 0, सॉल्व कर लो। हमने कहा सर जी 3 कॉमन है, a कॉमन है ना, 3 कॉमन है, a कॉमन है, x कॉमन है, क्या आएगा, हमने कहा 3 दूनी 6 2, a चला गया, x चला गया, माइनस यहां से 3 चला गया तो 3, a चला गया, b बचा, x तो चला ही गया। क्लियर? अब यहाँ पे आ गए, हमने सर जी प्लस b कॉमन है तो b कॉमन ले लेंगे, तो आएगा 2ax माइनस b कॉमन है तो 3b। आराम से ईमानदारी से करिएगा। देखो हमने क्या किया 2ax - 3b 2ax - 3b, यानी जो किया सब सही है, यही वेरीफाई कर देता है कि आपने जो स्टेप्स लिए हैं सही है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। हमने कहा सर इसको ले आएंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 2ax - 3b, कॉमन लिया, क्या बचेगा 3ax प्लस b, 3ax मल्टीप्लाई में 3ax प्लस b = 0। तो हमने सर x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 3b/2a, -3b + 3b / 2a, और यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -b/2a।
ये दो वैल्यू आएंगी 3b/2a माइनस b/3a। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट समझना और ये फैक्टर वाले पार्ट में जरूर काम कर लेना। कंफ्यूजन यही होती है, देखो या तो आइडेंटिटीज यूज होंगी और आप बीच वाले को की हेल्प से चीजों को कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर वाले कुछ टर्म्स आ रहे होते तो हम वैसे लेके जाते, बट यहाँ ए बी था तो उस कंडीशन में हमने ए बी के कॉम्बिनेशन में फैक्टर करने की कोशिश की और आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। ये तो हो गई कहानी यहाँ तक की। अब बात करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं। तो हमने कहा सर कोई भी रूट मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उनके वैल्यू, उनके मान वास्तविक आएंगे कि काल्पनिक आएंगे, सेम आएंगे, इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। एक तो तरीका ये कि मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू जो आई उसके हिसाब से बता दिया कि एक्स के दोनों मान बराबर हैं या दोनों मान क्या हैं, वास्तविक हैं बट अलग अलग हैं या काल्पनिक हैं, मतलब जिनको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, अभी के लिए क्लियर। तो इन दिस केस हम बता सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। लेकिन अगर सॉल्व नहीं किया हो तो किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को देख करके उसके रूट्स के बारे में बता सकते हैं, यानी नेचर ऑफ द रूट क्या है, मूलों की क्या प्रकृति है, हम कैसे बताएंगे इसका, इसको हम किस तरीके से करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे। क्लियर। तो हमने कहा कि सर जी द्विघात समीकरण हमारा जैसे गिवन है क्या, ax² bx+c जो हमारा व्यापक मान है, जहां पे a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। हमने कहा ठीक है सर। अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, हमारे पास समीकरण है ax² bx+c, जो भी इक्वेशन दिखेगा, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखा, हम उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। यहां तक काम खत्म। जब एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम निकालेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेक्तर, जो कि क्या होता है, तो हमने कहा जिसका फॉर्मूला होता है b = b² - 4ac। बात समझना, मैंने क्या किया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसके व्यापक मान में कन्वर्ट किया, व्यापक मान मतलब ax² bx+c में कन्वर्ट करके a और b और c की वैल्यू निकाली, कंपेयर किया और कंपेयर करके हमने एबीसी की वैल्यू निकाली। उस एबीसी की वैल्यू को उठा करके हम डी पे रखेंगे, d = b² - 4ac वाले फॉर्मूले पे रखेंगे। इतना काम किया। अब क्या करना है, तो हमने कहा सर इसको हम सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, विवेक्तर निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, मैंने सॉल्व किया, डी की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई या ग्रेटर देन 0 आई, 0 से ज्यादा आई, धनात्मक आई, तो उस कंडीशन में दो वास्तविक और भिन्न डिस्टिंक्ट मूल होंगे। क्या होंगे कि भैया डी, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उनके मूलों के विषय में हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भैया जो भी मूल आएंगे वो अलग अलग होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। दो चीजें क्या, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आए, इसका क्या मतलब है, तो हमने कहा सर अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आए, इसका मतलब है कि जो हमारे मूल हैं उनकी प्रकृति है कि दो वास्तविक और समान इक्वल मूल आएंगे। दोनों क्या है, क्या है, वास्तविक आएंगे और दोनों इक्वल आएंगे, यानी एक की वैल्यू ए है तो दूसरे की भी ए आएगी, एक की वैल्यू 3 है तो दूसरे की भी 3 आएगी, तो मूल इक्वल है और क्या आएंगे भैया, वास्तविक होंगी संख्याएं। क्लियर। इन द लास्ट, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, यानी डी की वैल्यू ऋणात्मक निगेटिव आ जाए, तो उस कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं होगा बल्कि दो काल्पनिक मूल होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब बात करें काल्पनिक मूलों की, तो भैया उसको आप क्या पढ़ोगे, 11th में जाके पढ़ोगे, जहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होंगे, सम्मिश्र संख्याएं पढ़ रहे होंगे, वहां पे आप देखोगे कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ के लिए हम ये समझ सकते हैं कि डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में काल्पनिक मूल मिलेंगे, वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें काल्पनिक मूल के सॉल्व करने के लिए जाना भी नहीं है, काम खत्म हो जाएगा। यानी दो कंडीशन होगी जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तीसरी कंडीशन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ बता देंगे कि इनका मूल क्या है, काल्पनिक है, बात खत्म। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, जो भी इक्वेशन मिलना है उसके विवेक्तर को निकालना है। विवेक्तर अगर क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 आए तो दो वास्तविक और भिन्न संख्याएं होंगी, आंसर जो भी मूल होंगे हमारे क्या, वास्तविक होंगे बट अलग अलग होंगे। अगर इक्वल टू 0 आए तो वास्तविक होंगे बट सेम होंगे। तीसरा, लेस देन 0 आए तो उसके में वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक, वास्तव में काल्पनिक होंगे तो उनको सॉल्व नहीं करेंगे, बात खत्म। क्लियर है। चलो
अब आ गए हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और याद रखना नेचर ऑफ द रूट्स पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 नंबर पे क्वेश्चन आते आते हैं। तो देख लेते हैं क्या कहानी है। तो हमने कहा सर निम्नलिखित द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति को बताना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है। आगे हमने कहा सर जी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा। तो हमने कहा सर जी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। तो हमने कहा सर इसका कंपेयर करेंगे हम ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a, यहाँ पे 2, a की वैल्यू 2 आ गई। b x का कोएफिशिएंट -3, x का कोएफिशिएंट b, तो b की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। कांस्टेंट टर्म c, कांस्टेंट टर्म 5, तो आ गया c की वैल्यू 5। आसानी से था, सिंपल सा हमने क्या किया कंपेयर किया, abc की वैल्यू निकाली। हमने कहा सर d की वैल्यू निकाल लो, फॉर्मूला होता है p स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रख दो। b की वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। सॉल्व करोगे तो -3 का स्क्वायर 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 14, 4 दूनी 8, 8 5 40। हमने कहा सर जी ओवरऑल जो भी आएगा -31 आएगा। ये आ गया निगेटिव और ये आ गया निगेटिव, तो क्या होंगे हमारे मूल जो है काल्पनिक होंगे, यानी d की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या 5, 5 2 10 और 10 4 क्या है 5 2 10, 10 4 14 और -3 का स्क्वायर 9, काम खत्म। तो वैल्यू क्या आ गई -31, यानी d लेस देन 0, d लेस देन 0 है तो काल्पनिक है। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन उठाया। हमने कहा सर यहाँ से a की वैल्यू आ रही है हमारी 3/5, b की वैल्यू आ रही है -2/3 और c की वैल्यू आ रही है हमारी क्या, सॉल्व करते हैं। तुमने सर d निकालोगे तो b स्क्वायर -2/3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3/5 और c की वैल्यू है 1। b स्क्वायर -4 इसी में रखा, सॉल्व कर लो क्या आएगा। तो हमने कहा सर जी ये आएगा 4/9 माइनस 12/5। इसको सॉल्व करोगे 9 5 9 5 45 45, 9 से डिवाइड किया तो आएगा कितना 9 5 5 के ऊपर 5 को 20, 5 से 9 12 9 में 108। ये भी ओवरऑल जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। सॉल्व कर लो। हमने कहा सर जी 8 में से 0 गए 8, सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हमने कहा सर जी 8 में से 0 गए 8 और 10 में से 2 गए 8, 88 नेगेटिव अपॉन 45। डी भी क्या है लेस देन 0 आया, लेस देन 0 आया तो क्या है कहानी, इसका मूल भी क्या होगा काल्पनिक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। हमने कहा सर इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो हमने कहा सर a की वैल्यू 3 है, b तो हमने कहा सर d की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, b स्क्वायर यानी -2√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है हमारा 3 और c की वैल्यू है हमारी 2। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और 6, 4 इंटू 6 हो जाएगा -4 3 12 दूनी 24 24, 6 चौक 24 24 में का नहीं आ गया 0। और d की वैल्यू अगर 0 आती है तो इनके मूल क्या होंगे समान होंगे और वास्तविक होंगे। d की वैल्यू क्या होगी 0 आ गई तो वास्तविक है और समान है। तो इस तरीके से हम मूलों की प्रवृत्ति निकालते हैं कि भैया मूलों की क्या प्रकृति है। बात सुनिए b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है क्या कि निम्नलिखित समीकरण में से k का मान ज्ञात कीजिए जिनके मूल वास्तविक एवं बराबर है। कंडीशन अप्लाई, मूल वास्तविक और बराबर। मूल वास्तविक बराबर कब होते हैं, हमने कहा सर d की वैल्यू जब इक्वल टू 0 होती है तभी मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने नहीं बैठोगे, क्या करोगे d की वैल्यू निकालोगे। मूलों की प्रकृति पता है क्या कि वास्तविक एवं बराबर, यानी d की वैल्यू 0। तो सिंपल सा इक्वेशन उठाया, ये ax स्क्वायर bx प्लस c से कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आ गई k, b की वैल्यू आ जाएगी 4 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। मूल वास्तविक है यानी d की वैल्यू इक्वल टू क्या होगा 0 के बराबर होगी। हमने कहा d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू निकाल लो तो हमने कहा जी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 1 इक्वल टू 0। 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 हो जाएगा -16, तो 4k इक्वल टू माइनस ऑफ 16
माइनस है, माइनस आएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जब भी कैसा क्वेश्चन है कि मूलों की प्रकृति गिवन हो, वहां पे दे रखा है ना मूल वास्तविक के बराबर है, अगर मूल वास्तविक और बराबर है इसका मतलब डी की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है, और डी की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में हम ये चीज सॉल्व करेंगे। बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे जाओ अगले सवाल की ओर। हमने कहा था जी सेम चीज यहाँ पे लगा देंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर इज -2√5 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है के और सी की वैल्यू है 4 इक्वल टू 0, क्योंकि मूल बराबर है। -2 दे क्या हो जाएगा, तो 2 का 4 रूट का 5 माइनस 4 चौको 16 के इक्वल टू 0, 4 पंचे 20, 16 के इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कट जाएगा, के की वैल्यू आएगी क्या 20/16, हमने 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो के की वैल्यू आ गई 5/4, जो कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मूलों की प्रवृत्ति दे देगा, नेचर ऑफ द रूट दे देगा, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पे दो कंडीशन देगा, या तो बराबर दे देगा या तो आपका क्या दे देगा कि मूल जो है डिफरेंट है, डी ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन को दे देगा, तब भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। बस में मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे। तो फिर से आ गया एक क्वेश्चन सेम है, फिर से क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। कह रहे कि भैया वास्तविक एम बराबर है, मूल अगर वास्तविक बराबर है एंड डी ग्रेटर देन 0 होगा तो डी इक्वल टू 0 होगा। फिर से लगा देंगे, देखो क्वेश्चन है वैल्यू की बात करें तो आएगा -2 5 + 2 के, और सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपका, यही लिख देता हूं 3 7 + 10 के। ठीक है, हमने कहा सर मूल वास्तविक एवं बराबर है, वास्तविक और बराबर है यानी डी इक्वल टू 0 है, रख दीजिए। हमने सर डी इक्वल टू 0 कर दो, जैसे डी इक्वल टू 0 करोगे क्या आएगा, तो हमने कहा सर बी स्क्वायर -4ac हमारा क्या होगा 0 के इक्वल होगा, डी की वैल्यू तो ये हो जाएगा -2 5 + 2k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है क्या, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 3 7 + 10k इक्वल टू 0। क्लियर है? सिंपल हमने क्या किया, बी स्क्वायर -4ac में एबीसी की वैल्यू उठा के रख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो क्या कहानी है, -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर + 2ab, तो लगा दो क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर यानी 25, b स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर + 2ab यानी प्लस 2 2 4 5 20 20 के। देखो अब एक कहानी बन गई। ये क्वेश्चन सिंपल सा, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके मूल बराबर है क्या, यानी d इक्वल टू 0 है, और जब d इक्वल टू 0 किया तो देखो यहाँ पे एक k का कोऑर्डिनेट फिर से मिल गया, यानी हमें यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, 2 टाइप के क्वेश्चन एक साथ मिल रहे हैं, तो ये भाई 2 की जगह 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आने वाला बन गया, और एक बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आगे क्या करेंगे, तो हमने कहा सर 25 + 4k स्क्वायर + 20k माइनस इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 12 12 7 84 84, और 12 × 120 -120k इक्वल टू 0। देखो माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज कर देगा, मैंने कर दिया। इसको और सिंप्लीफाई करिए, 2500 को 100 आ जाएगा 100, प्लस 4 चौको 16 16k स्क्वायर, और 4 दूनी 8 प्लस ऑफ 80k माइनस आपका 84 - 120k इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई समस्या? हमने कहा नहीं सर, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं। तो हमने कहा सर 16k स्क्वायर में तो कुछ नहीं होने वाला, तो इसको आप यहीं रख दो, 18 + 80k - 120 तो हो जाएगा -40k। ठीक है, अब बचा क्या, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ 100 है, यहाँ 84 है, 100 - 84 कितना होगा 16, तो हो जाए 100 84, 10 में 4 गए 6, 9 में से दे सकता है 16, तो क्या हो गया प्लस ऑफ 16 इक्वल टू 0। हमने कहा सर 8 तो कॉमन है, ले लो थोड़ा सा, 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 × 45 और 8 दूनी 16 इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो तो आ जाएगा 2k स्क्वायर
माइनस 5k प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। अब फायदा क्या हुआ, 2 इंटू 2 किया 4, 4 के ऐसे फैक्टर करने, ऐड करने में 5, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस ऑफ k प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, हमने कहा 2k कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा k माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन हो जाएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। फाइनल आंसर है k माइनस 2 और 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई और 1/2 आ गई। तो देखो कितना प्यारा सा सवाल था। और देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन था। बच्चे कभी कभी यही कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, कैसे सॉल्व कर ले। तो यही होगा, जो रूल्स आपने पढ़े उसी से सॉल्व होंगे, परेशान होना नहीं। जरूरी नहीं कि डी की वैल्यू निकाले उसके अंदर क्वाड्रेटिक बन गए तो आप हैरान हो गए, नहीं, इसको हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स का है, प्यारा सा क्वेश्चन है और इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। क्लियर? चलो आ जाओ। तो यहाँ पे आ गए हम अगले सवाल की ओर। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, कह रहा पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर होगा कैसे? मैंने कहा सर जी परफेक्ट स्क्वायर मतलब जब मल्टीप्लाई में लिखा होगा तो दोनों सेम होंगे तो होल स्क्वायर लिख दिया होगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर का दूसरा मतलब क्या हुआ, या पूर्ण वर्ग का दूसरा मतलब क्या हुआ कि इनके रूट्स बराबर होंगे। रूट्स बराबर होंगे तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पे बस पूर्ण वर्ग लिखा है, इसका मतलब क्या है, d इज इक्वल टू 0। फिर से वही केस है भाई लोगों, और ज्यादातर आपके क्या आएंगे, पूर्ण वर्ग वाले ही केस आएंगे, यानी यही वाले परफेक्ट स्क्वायर कहेगा, आपके रूट्स बराबर कहेगा, ऐसे ही बातों को करे। पूर्ण वर्ग का मतलब आया समझ में? पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या हो गया, हमने कहा सर जी यानी दोनों टर्म से इक्वल होंगे। जैसे कि मैंने क्या कहा कि जैसे x माइनस ए होगा और x माइनस ए होगा, यही तो x माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और अगर रूट्स की बात करो तो x माइनस ए इक्वल टू 0 करोगे तो x वैल्यू a आ जाएगी। सेम वे में x माइनस ए इक्वल टू 0 करोगे तो x वैल्यू a आ गई। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, a है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और रूट अगर मूल हमारे अगर इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या फॉलो करेगा कि भैया d इक्वल टू 0 होगा। ये भी वही केस है, हमें क्या करना है, d की वैल्यू 0 कर देनी है। हमने कहा सर d इक्वल टू क्या करना है 0, b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, ये अलग अलग कर लो। हमने कहा सर जी ये हमारा b की वैल्यू है, ये हमारा c की वैल्यू है, ये हमारी a की वैल्यू, उठा के रख दो। सॉल्व करेंगे तो a b का स्क्वायर यानी 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 a की वैल्यू क्या है, हमने कहा सर जी 4 माइनस k, और b की वैल्यू है 8k प्लस 1, सॉरी a b c, तो a की वैल्यू 4 माइनस k, c की वैल्यू है 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? सॉल्व कर लो। तो हमने कहा सर a प्लस b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 भी 2 चौको प्लस 2ab, तो 2 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के 4 दूनी 8 16, ठीक है। माइनस 4 बाहर रखने तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ 8 चौको 32, 32 के 4 एकम 4, 4 और 32, 4 एकम 4 प्लस माइनस ऑफ 8k स्क्वायर, माइनस ऑफ 8k स्क्वायर और प्लस माइनस ऑफ इक्वल टू 0। बात सुन भाई, फिर से वही जैसे लास्ट क्वेश्चन था, क्या बीच में एक क्वाड्रेटिक बनने के चांसेस है। अभी सिंप्लीफाई करेंगे तब क्लियर कह सकते हैं कैसा क्या है, हो सकता है कट भी जाए, हो सकता है नहीं। हमने कहा सर जी सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 60 प्लस 60 के माइनस आएगा 4 दूनी 8, 4 टाइम 12 तो 32, सॉरी 4 दूनी 8, 4 टाइम 12 के 4 चौको 16 माइनस 16 और 8 चौको 32 माइनस 32k स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 8 जा 32k स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ऑफ इक्वल टू 0। आप इसको यहाँ सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ। तुमने कहा सर जी अब सिंप्लीफाई कर दो, 4k स्क्वायर 32k स्क्वायर और k स्क्वायर टर्म है नहीं तो 32 4 36k स्क्वायर हो जाएगा।
16 सॉरी के वाले टर्म्स, तो 16 के और 4 के 20 के, 16 4 20 के, और माइनस कर दोगे इससे -1, तो ये हो जाएगा -108 के। ये तो होगा 16 4 20, 128 में से 20 गया कितना 108, तो 108 के। ठीक है, अच्छा जी, अब कांस्टेंट टर्म तो -16 + 16 कट लेंगे, इससे कोई इश्यू नहीं है, और कोई कांस्टेंट टर्म हुआ नहीं तो इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, क्या होगा, तो हमने कहा सर 12 कॉमन है और k कॉमन है, क्या बचेगा 12×24 36, 3k -12 नियम 108 इक्वल टू 0। हमने कहा सर ये 3 भी कॉमन ही है, ले ही लो, 36 पूरा कॉमन है, तो 12×36 36 के कॉमन ले लिया है, तो हो जाएगा k -3 कॉमन लिया है इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो k की एक वैल्यू 0 आएगी और k की एक वैल्यू आ जाएगी 3। तो कभी इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे हमें ज्यादा सिंपलीफाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार ये चीज समझ लेना अच्छे से कि भैया क्या चलना है, वैल्यू रखने में सॉल्व करना है, प्लस माइनस साइन का ध्यान देना है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? इस कंडीशन का ध्यान रखना है, पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होगा, उसके लिए कौन सी कंडीशन रखेंगे, ये सारी चीजें। बात समझ में? ठीक है, चलो आ जाओ, अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, बात करते हैं सीधाचार के नियम की, यानी सीधाचार फॉर्मूला। बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है यार। जब भी फैक्टराइजेशन से में आप फैक्टर करने पे प्रॉब्लम हो रही हो, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म। ठीक है, क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो हमने कहा सर हमारे पास द्विघात समीकरण का व्यापक मान है, जिसे हम कहते हैं क्या, ax² bx + c = 0। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने कहा ठीक है सर, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा हम क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे और कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? और जैसे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है x = -b + -√of b² - 4ac/2। ठीक है, -b + -√of b² - 4ac/2a। ये आपका हो गया x का मान। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, x की दोनों वैल्यू आ जाएंगी। कितना आसान सा है। क्या करना है, क्वेश्चन मिलेगा x² bx + c से कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यू उठा करके सीधा सीधा यहाँ पे रख देना है और आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बात समझ में? बहुत ही आसान है। और जब भी फैक्टराइजेशन मेथड, देखो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं फैक्टराइजेशन से हो जाए इजी है। नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में हम सीधाचार फॉर्मूला लगाएंगे। और सीधाचार फॉर्मूला हम किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज वर्क करेगा। बात समझ में? चाहे वो फैक्टराइजेशन से करो चाहे क्वाड्रेटिक से करो, दोनों में सेम है। तो जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, उस मेथड का यूज करो, कोई समस्या नहीं है। बात समझ में? चलो आ जाओ फिर जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने कहा सर ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, सीधाचार फॉर्मूला भी कहते हैं। क्लियर? तो हमने कहा सर आपने अभी बताया कि जो हमें क्वाड्रेटिक दे रखा है उसको हम कंपेयर करेंगे ax² bx + c = 0 से। कंपेयर कर लिया, कंपेयर किया तो हमने क्या किया, y² का कोएफिशिएंट, अब यहाँ y है तो y² का कोएफिशिएंट क्या आ गया 3। देखो अब कोई कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको y का वेरिएबल लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो हमने कहा सर जी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से बात करते हैं, चर तो वही रहेगा ना। हमने कहा सर जी ay² + ay + c = 0, कुछ ऐसा ही है। y के वेरिएबल में कर दिया, किसी को कंफ्यूजन हो कि भैया y का वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, abcd भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वेरिएबल यहाँ पे y वर्क कर रहा है। ठीक है, तो y² y और प्लस c कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई। y² का कोएफिशिएंट क्या है a, y² कोएफिशिएंट 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई। y का 7, y का a, सॉरी यहाँ पे b होगा। ठीक है, y कोएफिशिएंट b, y के कोएफिशिएंट 7, तो b की वैल्यू क्या हो गई 7 आ गई। कांस्टेंट टर्म 4, तो c की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इस तरीके से abc की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल सा, जो भी इक्वेशन देगा उसको ax² bx + c से कंपेयर किया और abc की वैल्यू उठा ली। उठाने के बाद हमें क्या करना है, सीधा सीधाचार वाले फॉर्मूले में रख देना है। क्या है फॉर्मूला, हमने कहा x = -b + -√of b² - 4ac/2a रख दीजिए। क्लियर? हमें सिंपल सा क्या है ना, ये वैल्यू उठा के रख देनी। रखते हैं तो हमने कैसे जी x की वैल्यू क्या रखी, -b
बी इज 7, तो 7 हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 3, तो हो गया 3 इंटू सी की वैल्यू है 4, तो हो गया 4 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3। सॉल्व कर लीजिए, -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 माइनस 4 4 को 16 16 बत्तीस 16 48 48 अपॉन में 3 दूनी 6। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -7 प्लस माइनस 49 माइनस 48 1 1 का रूट 1 यानी 1/6। यहां तक सॉल्व कर लिया। इसके आगे करना है तो हमने कहा सर इसके आगे सिंपल सा ये करना है कि एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, यानी पॉजिटिव साइन ले लेंगे। पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -7 प्लस ऑफ 1/6, तो क्या हो जाएगा -7 प्लस 1 -6/6, 6 से 6 का ये गया -1। ठीक, हमें करना है एक बार प्लस साइन, तो प्लस साइन लिया तो -7 प्लस 1/6 तो -1, -7 प्लस 1 ये -6 -6/6 -1। हमने कहा एक बार माइनस साइन ले लो, जब माइनस साइन ले लोगे तो x इक्वल टू आएगा -7 -1/6, तो हो जाएगा -8/6, तो हो जाएगा क्या 2 चौको 8 2 3 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -4/3। तो x वैल्यू क्या है -4/3, x वैल्यू क्या है -1। तो इस तरीके से सीधाचार फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, अच्छे से समझ लेना, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना ये वाले पार्ट में परफेक्ट स्क्वायर वाले पार्ट में या तो ये साइन लेने वाले पार्ट में बच्चे गलती करते हैं। तो आपको यही करना है, कंपेयर किया, वैल्यू रखी, सॉल्व किया, फिर यहाँ के बाद एक बार प्लस साइन लेने पे एक बार माइनस साइन लेने पे लैंग्वेज भी डालेंगे क्या, एक बार धन वैल्यू का मान लेने पे एक बार माइनस लेने पे, ठीक है, ऋण चिन्ह लेने पे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। फिर से वही सीधाचार फॉर्मूला है और हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे करेंगे, तो हमने कहा सर फिर से वही आपको ax² bx + c = 0 कंपेयर करना है। a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 4√3 और c की वैल्यू आ जाएगी आपका 3। अरे भैया x² का कोएफिशिएंट 4, x का कोएफिशिएंट a, तो a की वैल्यू 4 आ गई, x का कोएफिशिएंट 4√3, x का कोएफिशिएंट b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 4√3, सॉरी हाँ 4√3, और c का कोएफिशिएंट वो कांस्टेंट टर्म c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3, कांस्टेंट टर्म है तो ये आ गई 3। बात खत्म। क्या करना है, x = -b ± √b² - 4ac में लिख देना है। फॉर्मूला जरूर लिख देना वहां पे, जिससे कि अगर गलती करो तो कम से कम स्टेप मार्किंग मिल जाए। 4ac/2a सॉल्व कर लो। मैंने कहा सर x - b की वैल्यू क्या है 4√3, तो ये हो जाएगा 4√3 ± रूट ऑफ b² - 4√3 का होल स्क्वायर। साइन के साथ रखोगे यहाँ तो प्लस में ही तो कोई इशू नहीं, होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है आपका 3 अपॉन में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 4। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, तो हमने कहा सर जी x = -4√3, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ b², 4 का स्क्वायर। अब 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो हमने कहा 4√3 का होल स्क्वायर कर रहे हो, यानी 4√3 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौको 16 और √3 × √3 3, 16 32 16 48 48, ये हो गया 48 माइनस 4 चौको 16 और 16 दूनी 32 16 48 48। आई है क्या बात है, कितना आसान सवाल हो गया, 4 दूनी 8। अब ये 48 ये हो जाएगा कट, ये होगा 0 0, यानी हमें x हो गया -4√3 प्लस माइनस 0 तो खत्म कहानी, सीधा 8, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई -√3/2। अब इससे क्या पता चला कि x की जो दोनों वैल्यू होंगे दोनों इक्वल होंगे और क्या होंगी -√3/2 होंगी। बात सुन में अगर ध्यान दो तो यार ये वेक्टर तो है, वेक्टर यानी d, और d की वैल्यू जब 0 होती है अंदर वाला b² - 4ac वाला, ये वेक्टर ही तो है, और d की वैल्यू 0 होती तो रूट क्या होते हैं सेम होते हैं। तो देखो एक रूट आया, यानी x के जो दो रूट हैं वो दोनों क्या हैं -√3/2 -√3/2 है। क्या ये बात समझ में आई।
क्लियर है? इजी सा क्वेश्चन है, सीधा 4 फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? तो यहाँ तक की चीजें हो गई, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यहाँ तक मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। बस में देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बढ़िया चैप्टर है, आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी चीज से, क्योंकि कहानी क्या है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो भैया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब प्रैक्टिस अगर करोगे तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे होते जाएंगे, और जितने अच्छे कॉन्सेप्ट होते जाएंगे तो चाहे जितना टफ क्वेश्चन है आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।